हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े? फोर्स के बारे में, है ना। कूलम्बिक फोर्स के बारे में, चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम लोग रखेंगे तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उस फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बोले थे कि तुम लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, and then we will pass out to electric potential, and after that we will discuss regarding Gauss's theorem। तो इसमें हम लोग बहुत सारा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखते चलेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत शॉर्टकट मेथड से कैसे बना सकते हैं, बहुत इजी वे में कैसे बना सकते हैं। ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आज तक देखना ताकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग सीख पाओगे, जिससे हम लोग इवन जेई मेन, एम्स, इवन आईआईटी तक के क्वेश्चंस को हम लोग भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको तुम लोग देखोगे बहुत इजीली हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्लेस करते हैं, सपोज उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। उस इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के अंदर में अगर हम लोग दूसरा कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आए तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है। सपोज जैसे यहाँ एक चार्ज पार्टिकल हम लोग रखें, दिस चार्ज से हमारा हो गया सोर्स चार्ज, तो इसके अराउंड एक फील्ड होगा। उस फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर अगर दूसरा कोई भी हम लोग टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। दिस सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा। जहां तक फोर्स एक्ट करता है वहां तक हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां फोर्स एक्ट नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिकली नल, इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। डिस्टेंस अगर r मान लोगे तो तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? फोर्स विल बी इक्वल टू सपोज k q नॉट बाई r स्क्वायर। k here is 1/4 pi epsilon नॉट। 1/4 pi epsilon नॉट को हम लोग यहाँ पर k लेते हुए चलेंगे। जहां पर जरूरत होगा वहां पर 1/4 pi epsilon नॉट पुट करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट हम k लेकर के चलेंगे। k का वैल्यू जहां जरूरत पड़ेगा तो जे सिस्टम में 1 पुट करेंगे, एनके सिस्टम में 9 × 10⁻9 पुट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, F = KQ Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर एनी टेस्ट चार्ज नहीं रख करके एट दिस पॉइंट P, सपोज हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर ये सोर्स चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा, दिस इज आल्सो अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर Q जो फोर्स अप्लाई करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये Q नॉट की जगह में +1 पुट करते हैं, then F becomes equal to E, and E is what? Electric field intensity. So electric field intensity at point P is simply given as E equal to KQ by R square. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा KQ by R square। This is the electric field intensity। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ फोर्स का रिलेशन निकाल सकते हैं, and that force relation is F equal to क्या आ जाएगा बताओ? Q नॉट इंटू E। सो फ्रॉम दिस रिलेशन एक चीज याद रखना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो सब नोट करते हुए चले जाना, क्योंकि बहुत कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो हम बोलते जा रहे हैं और उसको तुम लोग सुनते साथ नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स है जो हम लिख नहीं रहे हैं, साथ साथ बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इस टॉपिक को हमको इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है, सो दैट मैक्सिमम पॉइंट्स को हम डिस्कस कर पाए। इसीलिए बहुत कुछ हम लोग लिखेंगे नहीं ताकि टाइम वहां पर नहीं जाए। यहाँ से हम लोग तुम लोग मगर नोट करते हुए चले जाना। यहाँ जैसे हम मैथमेटिकल फॉर्म दिखलाते जा रहे हैं। F इक्वल टू Q नॉट इंटू E रिलेशन आ गया। तो वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग लिखेंगे तो F वेक्टर इक्वल टू, बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इंटेंसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर एक स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है, स्केलर नंबर आया, स्केलर क्वांटिटी आ जाता है, तो इसके मैग्नीट्यूड और इसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा, आर दे पैरेलल और एंटी पैरेलल। इफ Q नॉट इज पॉजिटिव, इन दैट केस F एंड E आर पैरेलल। If Q naught is positive, in that case F and E are parallel. They are in same direction. If Q naught is negative, in that case F and E are anti-parallel. They are in opposite direction.
तो हमेशा याद रखना, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है, अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, तो फिर हम लोग फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज निकालने के लिए कूलम्ब्स फोर्स नहीं यूज करेंगे। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स निकल जाएगा। अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई विल बी सेम, अगर क्यू नॉट नेगेटिव है डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई विल बी ऑपोजिट। These are the points that you have to remember. Now as we have discussed that electric field intensity is a scalar quantity, so एक से ज्यादा अगर सोर्स चार्ज सिस्टम के अंदर रहे तो एक से ज्यादा सोर्स चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? ऑल इंडिविजुअल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, जितना सारा सोर्स चार्जेस है हर एक के लिए किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, देन टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक से ज्यादा अगर चार्जेस सिस्टम के अंदर है तो इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और टोटल के लिए क्या कर देंगे हम लोग, बोलो। इन केस ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यू सिंपली हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, तो एक से ज्यादा फील्ड सोर्स चार्जेस हो सकता है, और एक से ज्यादा सोर्स चार्जेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वेक्टर एडिशन, दैट मींस सबका रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट के लिए याद रखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में सारा वेक्टर्स एक्ट करता है तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस रूल को हम लोग यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है देन फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज वी आर गिवन अ नंबर ऑफ चार्जेस, say identical charges, infinite number of identical charges are placed on the x-axis at different points. Infinite number of identical charges are placed at x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8, dot 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 up to infinity. These are the points at which identical charges are placed on the x-axis. You are asking to find the net electric field intensity at x equal to 0. You are asking to find the net electric field intensity at x equal to 0. So these are the points at which the charges are placed. X equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8 and so on. तो ये सारे पॉइंट्स पर आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस कर दो, Q Q Q Q Q अप टू इंफिनिटी। इन सारे चार्जेस के लिए हम लोगों को कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोल रहा है, x इक्वल टू 0। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोलेगा सबसे पहले हम लोगों को वहां पर क्या प्लेस करना पड़ेगा, वी हैव टू प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, तो यहाँ पर +1 रखो, +1 रखते हैं। सो +1 रखने के बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चार्जेस, एक एक के लिए निकालो। ये चार्ज का नेचर नहीं दिया हुआ तो सब हम लोग मान लेंगे पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये हर एक पॉजिटिव चार्ज इस +1 को क्या करेगा बताओ, हर एक पॉजिटिव चार्ज इस +1 को रिपेल करेगा। पहला के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ, दूसरा के लिए यहाँ, तीसरा के लिए यहाँ। इसका मतलब सबके लिए अगर यहाँ होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सबको सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। ओके, तो at x equal to 0, the net electric field is given by summation of all the electric fields due to all the charges placed at the points x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8 and so on। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं k q by r स्क्वायर होता है। पुट करते चले जाओ, पहला वाले के लिए क्या हो जाएगा, k q by 1 स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए बताओ k q by 2 स्क्वायर, k q by 4 स्क्वायर, k q by 8 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट उसके बाद वाला क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट के बाद वाला पॉइंट उसका डबल होता चला जा रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर k q कॉमन ले लें तो 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो ये एक सीक्वेंस मिल गया जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज यहाँ पर बहुत सारा आएगा, बहुत सारा बोलने का मतलब हो गया, यहाँ जैसे एक आ रहा है इसको हम लोग किसी एक टर्म को उससे पहले वाले से डिवाइड करके देखेंगे। अगर रेशियो थ्रू आउट द सीरीज सेम है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट जीपी। और एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज आएगा तुम लोगों का, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक इनफाइनाइट सीरीज, एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट सीरीज आ सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है जो तुम्हारा पोटेंशियल से रिलेटेड है, वो जब आएगा तो हम बताएंगे तुम लोगों को, वहां भी एक इनफाइनाइट सीरीज आ जाता है।
खैर यहाँ पर पहले बताओ तुम लोग, ये चूंकि इनफाइनाइट जीपी है और इनफाइनाइट जीपी के लिए अगर उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 इस रेंज के अंदर हो, कॉमन रेशियो -1 और +1 के अंदर हो, इन दैट केस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a by 1 - r। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। इफ द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1 and greater than -1, then we can write the sum of the infinite dp is a by 1 - r। तो यहाँ पर भी हम लोग पुट कर सकते हैं, बताओ क्या होगा। a हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/4, 1 is 1/4 पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, इट बिकम्स 4/3 k क्यूब। तब यहाँ से k का जो वैल्यू रहेगा, सीजीएस सिस्टम q अगर दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, k का जगह में 1 पुट कर देना, सिंप्लीफाई करना। q का वैल्यू अगर कूलम में दिया हुआ है, k का वैल्यू 9 × 10⁹ पुट कर देना। समटाइम्स परमिटिविटी के टर्म्स में ऑप्शन दे देता है, यानी k का वैल्यू उस वक्त हम लोग इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट पूछ लेगा, तो k का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। k इक्वल टू हम लोग क्या लेते हुए चले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स q डिवाइडेड बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। So this is the electric field intensity due to an infinite number of charges when they are placed at the points x equal to 1, 2, 4, 8, 16 and so on. Okay? अब सेम क्वेश्चन यहाँ से एक बार आ गया था, यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको दे दिया था कि अगर अल्टरनेट चार्जेस अपोजिट नेचर का हो, इफ अल्टरनेट चार्जेस आर अपोजिट नेचर, इन दैट केस what will be the electric field intensity at x equal to 0? So suppose now we are considering the alternate charges are of opposite sign. So we have to consider one as positive and then negative, then positive, then negative, then positive, then negative and so on. So फिर यहाँ पर देखो, पहला वाला चार्ज हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर पहला वाला पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पहला वाला नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। तो पहला पॉजिटिव कंसीडर करो, नेगेटिव कंसीडर करो, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x equal to 0 विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी रिवर्स। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे याद रखेंगे, याद रखना पहला चार्ज जो होता है नियरेस्ट चार्ज टू x equal to 0, नियरेस्ट चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट x equal to 1, इसका नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहां हो। अगर ये पॉजिटिव है, प्लस को रिपेल करता है, तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव पहला चार्ज पॉजिटिव है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, इस तरफ होगा। अगर ये पहला वाला चार्ज नेगेटिव होता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दिस चार्ज। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर होगा वही तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होता, सपोज ये पॉजिटिव हो गया, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड सो ऑन। तो जितना पॉजिटिव चार्जेस है उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और जितना नेगेटिव चार्जेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होने का मतलब क्या हुआ बोलो, इट मींस इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है ना, और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो एक मेथड ये है कि हम लोग इस साइड का जितना है उसको एक बार निकालते हैं, उसका एडिशन, उसका सम अप करते हैं, सेम डायरेक्शन में है, और इस साइड में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द पॉजिटिव चार्जेस उसको हम लोग सम अप करते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। फिर इस साइड का बड़ा होगा, इस साइड का छोटा होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो दैट रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि इसी इक्वेशन से हम लोग अगर बनाते चले जाएं तो जितना पॉजिटिव है सबको उस तरफ, बड़ा वाला उस तरफ को हम लोग मान लेते हैं। सपोज बड़ा वाला उस तरफ है, बड़ा वाला को हम लोग इस तरफ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो छोटा है इस साइड में नेगेटिव उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट, ज्यादा से कम वाला को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कम वाला इस साइड में होगा, इसी में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाओ। अगर इसी में सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाएंगे तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, देखो पहला वाला प्लस आएगा, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, ये माइनस आ जाएगा एंड सो ऑन। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये देखो, नाउ आवर इक्वेशन विल बिकम प्लस के लिए ये आया, माइनस के लिए
के क्यू बाई 2 स्क्वायर, फिर प्लस पॉजिटिव चार्ज, फिर माइनस आएगा माइनस के क्यू बाई 8 स्क्वायर। जो नेगेटिव आ रहा है डायरेक्शन वाइज उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो चार्ज का साइन यहाँ नहीं पुट कर रहे, डायरेक्शन वाइज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, याद रखना। तो ये होगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस एंड सो ऑन। अगेन इट इज इनफाइनाइट डीपी। नाउ द कॉमन रेशियो इज, किसी भी एक टर्म को उससे पहले वाले से डिवाइड करके देखो, यू विल गेट द कॉमन रेशियो -1/4, व्हिच इज अगेन इन बिटवीन -1 एंड +1, है ना। तो अगर -1 और +1 के बीच में होगा तो इसके लिए भी हम लोग ये सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट इन दिस केस r का वैल्यू -1/4 है, तो माइनस अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो इट बिकम्स नाउ 4/5 kq। ये हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव रिपल्सन हो रहा तो टोटल नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, अगर पहला चार्ज तुम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करते तो अट्रैक्शन होता, नेट फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता, तो हम लोग बोलते हैं नेट फील्ड का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर के का वैल्यू पुट करने को दे दिया ऑप्शन में 4πε0 इनटू q, 4 कैंसिल हो गया, q डिवाइडेड बाय 5πε0। तो ये हो गया तुम लोगों का एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के लिए पूछता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए दे दे तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस दिया हुआ होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस अगर दिया हुआ रहेगा सिस्टम के अंदर, 2 चार्ज हो सकता है, 3 चार्ज हो सकता है, 4, 5, 6 जितना भी चार्जेस हो सकता है। इसके लिए अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने को देगा तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। उससे पहले एक चीज और देखो, न्यूट्रल पॉइंट क्या है, व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। ऐसा कब होगा, जब सिस्टम के अंदर मोर देन 1 चार्जेस होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 फील्ड के अंदर नहीं हो सकता। तो अगर सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा सोर्स चार्ज है तो किसी एक पॉइंट पर सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इट विल हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेम पॉइंट, देन द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट में बी 0। अगर 0 हो जाता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। तो उस न्यूट्रल पॉइंट पर अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग प्लेस करें, then the force acting on that test charge is given by Q naught into E. If E is 0, then the force acting on the test charge will also become 0. ठीक है, क्लियर। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मतलब क्या हो, वहां पर एक से ज्यादा सोर्स चार्ज रहना चाहिए, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट वेक्टर सम क्या होगा, वी कैन राइट वेक्टर सम will be 0. Therefore, force acting on the charged particle at that point will be equal to 0 because the point is neutral. It has no electric field intensity. ठीक है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस, किसी के लिए निकालने के लिए दे सकता है। कैसे निकालोगे, देखो सपोज सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस देख लाते हैं पहले हम लोग। सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस में 2 कंडीशन होता है। अगर 2 चार्जेस सेम नेचर का है तो फिर न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, अगर 2 चार्जेस अपोजिट नेचर का है तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा। तो इसके लिए याद रखना, पहले हम लोग देखते हैं 2 चार्जेस अगर सेम नेचर का हो, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव। इफ 2 चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, इन दैट केस they may be of same nature, they may not be of same nature, but in that case याद रखना सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है, न्यूट्रल पॉइंट will lie on the line joining the 2 charges. न्यूट्रल पॉइंट will lie on the line joining the 2 charges. अब 2 चार्जेस को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलता है इसके ऊपर न्यूट्रल पॉइंट होगा, आइदर इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के बाहर होगा। बीच में कब होगा, बाहर कब होगा, ये याद रखना। तो बीच में उस वक्त होता है जब इन दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो, और बाहर कब होता है जब इन दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हो लिखते चले जाना, नोट्स बनाते चले जाना, फिर पैटर्न क्वेश्चंस टाइप्स हम बताते चले जा रहे हैं, सॉल्व करना प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। फिर अपने से तुम लोग जितना क्वेश्चंस हो ये सब टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड खुद से प्रैक्टिस करते चले जाना, ट्रिक्स जो है हम यहाँ पर बताते चले जाएंगे। ओके, तो अगर Q1 और Q2 सेम नेचर का है, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इन बिटवीन देम। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो d,
न्यूट्रल पॉइंट सपोज दोनों के बीच में एट दिस पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर +1 रखो। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगा। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस पॉइंट्स आर सपोज ए एंड बी। ये ए हो गया, ई ए हो गया, ये ई बी हो गया। तो अगर ये न्यूट्रल पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली दोनों का रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इन दोनों का 0 हो जाएगा देन दिस पॉइंट P बिकम्स अ न्यूट्रल पॉइंट। उस न्यूट्रल पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं हम लोग तो वो टेस्ट चार्ज क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना। तो अब देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर किसी एक चार्ज से हम लोग लेट करते हैं x, इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, x कैलकुलेट करो, x का वैल्यू क्या आएगा ये याद रखना। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस d divided by ratio of the two charges root under the ratio of the two charges plus 1। अब रेशियो ऑफ टू चार्जेस में q1 by q2 लिखना होगा या फिर q2 by q1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहीं से हमारा रेशियो निकल जाएगा, यहीं से आंसर आ जाएगा। ओके, सो x जहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, q1। तो जिस चार्ज से x मेजरमेंट करेंगे वो चार्ज रेशियो में हमेशा नीचे रहेगा और दूसरा वाला ऊपर रहेगा। ओके, अगर डिस्टेंस हम लोग x यहां से मेजरमेंट करते हैं तो q2 नीचे होता, q1 ऊपर होता। ठीक है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखना तुम लोगों को क्वेश्चन इस तरह से अगर दिया हुआ रह सकता है, सपोज q1 यहां पर दिया हुआ है 10 कूलम और q2 यहां पर दिया हुआ है से 1000 कूलम। ये डिस्टेंस बता दिया तुमको 1 मीटर, तुमको बोला कि न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा बता दो। तो अगर इस पैटर्न से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज कहीं कहीं देखना तुम लोग एलसीएम लिया हुआ रहता है, ये एलसीएम ले लेंगे तो रूट अंडर q1 प्लस रूट अंडर q2, रूट अंडर q1 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो फिर q1 और q2 का जब ये वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1000 आ जाएगा। तो वो डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। तो हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर है, ये डिस्टेंस लेट कर लो x, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मेट में पुट करो, d का वैल्यू 1 दिया हुआ है, रूट अंडर कहां से मेजरमेंट किए, 10 कूलम से। तो 10 कूलम को हम लोग रेशियो में नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। तो ये हो गया 1000, ये हो गया 10 प्लस 1, ये कैंसिल हुआ। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा, प्लस 1 11 मीटर, कहां से, फ्रॉम 10 कूलम, फ्रॉम 10 कूलम हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से दो चार्जेस दिया हुआ रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट कहां पर है, कैलकुलेट करो। फॉर्मूला हो गया x इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई रेशियो ऑफ द टू चार्जेस, रूट अंडर रेशियो ऑफ द टू चार्जेस प्लस 1। तो अब रूट अंडर रेशियो ऑफ द टू चार्जेस जब करोगे तो कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, वो चार्ज हमेशा नीचे रखना, दूसरा वाला को ऊपर रखना, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दो चार्जेस का नेचर ऑपोजिट हो, अगर दो चार्जेस का नेचर ऑपोजिट हो, वन इज q1 अदर इज q2, दिस इज सपोज माइनस, ओके, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, ये माइनस है। अगर दो चार्जेस का नेचर ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो इन दैट केस याद रखना न्यूट्रल पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस होगा, लेकिन दोनों के बीच में नहीं होगा। क्यों? अगर यहाँ पर हम लोग रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट निकालें, +1 रखो, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता है। तो फिर हमको बाहर जाना पड़ेगा, इस तरफ जा सकते हो, इस तरफ जा सकते हो, किस तरफ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर से बता रहे हैं कि न्यूट्रल पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, दोनों के बाहर मिलेगा, और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसी के साइड में न्यूट्रल पॉइंट होगा। दोबारा बता रहे हैं, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसी के साइड में न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, अगर q1 का मैग्नीट्यूड कम है तो इस तरफ होगा, अगर q2 का मैग्नीट्यूड कम है तो इस तरफ होगा। ओके, अब इसमें किसका मैग्नीट्यूड कम है उसके लिए ये प्लस या माइनस साइन नहीं देखना, ये मत बोलना कि अगर यहाँ पर से +2 है और यहाँ पर -10 है फॉर एग्जांपल, तो ये मत बोलना सर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस साइन याद रखना, दिस इज फॉर द नेचर ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया, इलेक्ट्रॉन लिया ना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसकी वजह से प्लस माइनस साइन आता है। मैग्नीट्यूड के लिए प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं करना, मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना, इसका मैग्नीट्यूड देखना। ओके, अगर मान लो q1 इज ग्रेटर
या Q1 इज स्मॉलर, Q1 छोटा है तो न्यूट्रल पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। अगेन सेम मेथड, x मान लो ये डिस्टेंस हो गया तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, D डिवाइडेड बाय रूट अंडर रेशियो ऑफ द टू चार्जेस। +1 आता था, अगर न्यूट्रल पॉइंट बाहर हो तो +1 की जगह -1 आ जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। रेशियो ऑफ द टू चार्जेस में फिर से वही, कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, Q1 से, तो Q1 रेशियो में नीचे रहेगा, Q2 पर रहेगा। ठीक है, सपोज अगर दो चार्ज पार्टिकल इस तरह से दिया हुआ है तुम लोगों को, वन इज -4e, अदर इज +9e, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन देम इज अगेन गिवन एज 1 मीटर। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव, बीच में नहीं होगा, बाहर होगा। किस तरफ होगा, इसके साइड में होगा ना इसके साइड में होगा। प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैग्नीट्यूड देखो, ये 9e, ये 4e, ऑब्वियसली ये कम है, इस साइड में होगा। ये न्यूट्रल पॉइंट हुआ, ये डिस्टेंस हो गया x। x कैसे निकालेंगे बताओ, x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर रेशियो ऑफ द टू चार्जेस। रेशियो में कौन सा चार्ज नीचे होगा, जहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, 4e, तो यहाँ 4e हो गया, यहाँ पर 9e हो गया। अब इक्वेशन में प्लस माइनस साइन हम लोग नहीं पुट करते, ओके, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी मान चुके हैं। -1 आएगा, यहाँ +1 नहीं -1 आएगा, तो ये e कैंसिल हो गया। 9/4 इज 3/2, है ना, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3/2 -1 विच इज इक्वल टू 1/2, तो इट बिकम्स 2 मीटर। कहां से, ये लिख दो, फ्रॉम 4e -4e, तो 2 मीटर फ्रॉम -4e न्यूट्रल पॉइंट होगा। 2 मीटर फ्रॉम -4e किस तरफ होगा, इन बिटवीन या बाहर, बाहर होगा। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस अगर दिया हुआ रहेगा तो यहां से हम लोग डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर 0 होगा। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछे उस न्यूट्रल पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखने से, खुद तो न्यूट्रल पॉइंट पर तो टेस्ट चार्ज अगर पुट करोगे खुद तो रेस्ट में रहेगा, तो अब अगर पूछा कि वहां पर कौन सा चार्ज रखने से खुद रेस्ट में रहेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, सिस्टम को रेस्ट में रखेगा, पूरे सिस्टम को रेस्ट में रखेगा। सिस्टम में बाकी उसके अलावा और कितना चार्जेस है, 2 चार्जेस है, दोनों अगर लाइक चार्जेस है, दोनों में रिपल्सन हो रहा है, दूर भागना चाह रहा है, तो उसको हम लोगों को पकड़ करके रखना है। अगर लाइक चार्जेस को पकड़ करके रखना हो तो फिर हमारा रिलेशन क्या आएगा बताओ, यहाँ पर ये दोनों इस कंडीशन में बताओ, लाइक चार्जेस से रिपल्सन की वजह से भागना चाहता है, हम लोग उसको पकड़ करके रखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हमारा जो चार्ज रखना होगा, टेस्ट चार्ज Q0, वो नेचर में ऑपोजिट होगा इन दोनों का। क्यों, इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है, दोनों रिपल्सन की वजह से भागना चाह रहा है, ये ऑपोजिट चार्ज दोनों को अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये Q0 का वैल्यू कितना होगा, Q0 का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद रखना, नेचर ऑपोजिट है, माइनस साइन हुआ, x बाई डी का होल स्क्वायर। ठीक है, जनरली होता क्या है देखो, जब इसके ऊपर हम लोग, ये तो रेस्ट में है ये क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पर है, अगर इसका या इसका अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो इक्विलिब्रियम सिस्टम उस वक्त होगा, कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस, 2 चार्ज हो या 2 से ज्यादा चार्ज हो, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो याद रखना उस सिस्टम के अंदर जितना भी चार्जेस है, the net force acting on any one charge in that system will be equal to 0, then the charge particle will be at rest। तो अगर कभी भी क्वेश्चन दिया रहा एक सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हुआ उस सिस्टम के अंदर जितना भी चार्जेस है, all the charges will have net force 0। ठीक है, तो किसी एक का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लो, अगर हमको Q0 का वैल्यू निकालना है तो इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करो, ये चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ओके, तो इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच का रिपल्सन, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच का रिपल्सन दोनों बराबर होगा, है ना, तभी तो ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा। नेट रिपल्सन नेट अट्रैक्शन विल बी सेम, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन और इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इक्वल कर दो। अट्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ, Q into Q0 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। रिपल्सन का फॉर्मूला बताओ, Q1 into Q2, दिस इज Q1, यहाँ Q1 लिखो, Q1 into Q2 बाई d स्क्वायर। तो K कैंसिल, Q1 कैंसिल, तो Q0 का वैल्यू निकल गया, कितना आया, x बाई d का होल स्क्वायर। x कहां से मेजरमेंट किया हम लोग, Q1 से मेजरमेंट किए, जिस चार्ज से मेजरमेंट करोगे वो चार्ज बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑलवेज रहेगा ऑन द अदर साइड जो चार्ज है वो रह जाएगा विच इज इक्वल टू Q0। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी Q2,
तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा माइनस एक्स बाई डी का होल स्क्वायर इंटू क्यू टू। ठीक है, तो अगर कभी तुमसे ये पूछे कि एक Q1 और Q2 सेम नेचर का चार्ज है, एट सम डिस्टेंस अपार्ट दोनों को रख दिए, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन बता दो। तो Q1 से डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा, Q1 से डिस्टेंस x मानेंगे, x इक्वल टू d डिवाइडेड बाई रूट अंडर रेशियो ऑफ द टू चार्जेस। Q1 से मेजरमेंट कर रहे, रूट के अंदर Q2 बाई Q1 होगा प्लस 1 नीचे में। और अगर बताएगा कि उस न्यूट्रल पॉइंट पर क्या चार्ज रखेंगे ताकि वो पूरा सिस्टम को रेस्ट में रखे, तो Q नॉट का वैल्यू कितना होगा माइनस x बाई डी, x कहां से मेजरमेंट किए, Q1 से मेजरमेंट किए, तो x बाई डी के होल स्क्वायर के साथ Q2 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो x बाई डी के होल स्क्वायर के साथ Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से हमारा दो चीज निकल गया, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए चार्ज कितना जरूरत पड़ेगा और न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन निकल गया। अब यहां से एक स्पेशल केस है, देखो ये स्पेशल केस डायरेक्ट पूछ लेता है, इफ द टू चार्जेस आर आइडेंटिकल Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, से if two charges becomes identical, in that case the neutral point will be कहां पर होगा, फॉर्मूला में पुट करो। हमारा फॉर्मूला क्या था, d डिवाइडेड बाय रूट अंडर q बाय q प्लस 1 था, है ना, इसके लिए प्लस 1 था, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो उस वक्त याद रखना x इक्वल टू d बाई 2 आ जाएगा, मतलब एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। एंड q नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, q नॉट का वैल्यू बता दो, यहां से x इक्वल टू d बाई 2, डी कैंसिल हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, यहाँ पर हो गया q, तो आंसर विल बी माइनस q बाई 4। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज पूछ लेता है कि अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस को हम लोग एट सम डिस्टेंस अपार्ट प्लेस करते हैं, दो आइडेंटिकल चार्जेस को, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, एंड व्हाट चार्ज इज टू बी प्लेस्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट सच दैट खुद भी रेस्ट में रहेगा, बाकी दोनों चार्जेस को भी रेस्ट में रखेगा। तो आवर आंसर विल बी इक्वल टू माइनस q बाई 4। ओके, ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए हुआ। अब देखो अगर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस हुआ, तो इन दैट केस सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के लिए अगर हम लोगों से पूछा न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, तो यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट केस देखो कि अगर आइडेंटिकल चार्जेस कभी भी हम लोग लेते हैं, आइडेंटिकल चार्जेस, एंड इफ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड at the corners of a regular shaped figure, identical charges are placed at the corners of a regular shaped figure। regular shaped figure कौन सा हुआ, जैसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब साइड बराबर है, तीन चार्जेस के लिए स्क्वायर, चारों साइड बराबर है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर डेकागन, और यू कैन कंसीडर अ क्यूब, सब साइड बराबर है। तो इस तरह का कोई रेगुलर शेप फिगर रहा जिसका सब साइड बराबर हो, उसके कॉर्नर्स पर जितना कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर्स पर अगर आइडेंटिकल चार्ज प्लेस करते हैं, तो ऑलवेज याद रखना न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दैट फिगर, न्यूट्रल पॉइंट विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दैट फिगर। ठीक है, तो जो भी फिगर है रेगुलर शेप फिगर अगर हो, तो याद रखना न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दैट फिगर। इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, स्क्वायर सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, पेंटागन इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल सेंटर पर होगा, हेक्सागन इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल सेंटर पर होगा। न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज याद रखना, न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या, रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी 0। तो समटाइम्स यही क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एक क्यूब है या एक ट्रायंगल है, मान लो सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, दिस वन इज अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के थ्री कॉर्नर्स पर अगर हम लोग ए बी सी, थ्री कॉर्नर्स पर अगर हम लोग आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस करते हैं, व्हाट इज द नेट फील्ड एट द सेंट्रॉइड, इस पॉइंट पर बोलेगा नेट फील्ड कितना है, ये हो गया सेंट्रॉइड ओ। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आइडेंटिकल चार्जेस कभी भी एक रेगुलर शेप फिगर के कॉर्नर्स पर रखा हुआ रहेगा, तो एट द सेंटर ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके लिए निकालोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए निकालोगे इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए निकालोगे इस डायरेक्शन में होगा। थ्री वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट किसी दो के बीच में एंगल 120 120 120 आएगा। तो ये वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर तीन कोप्लानर फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का एक पॉइंट से एक्ट करता है सच दैट किसी दो के बीच में एंगल 120 डिग्री है, देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से बोल देंगे रिजल्टेंट 0। तो ये डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए स्क्वायर अगर होता, ये स्क्वायर के लिए identical charges are placed at the four corners of a square, what is the net electric field at the center, answer is
जीरो, आंसर इज जीरो। रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, क्यूब इज आल्सो रेगुलर शेप फिगर बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ द क्यूब इज आल्सो सेम। उसके 8 कॉर्नर्स पर अगर आइडेंटिकल चार्ज रख दोगे और क्वेश्चन ये पूछ लिया कि व्हाट इज द नेट फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज हाउ मच, देन आंसर विल बी जीरो। नो नीड टू मेक एनी कैलकुलेशन, डायरेक्ट आंसर जीरो टिक करना। ओके, तो यहाँ पर भी नेट फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर जीरो हो गया। तो अब यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज बैठाओ जो कि खुद तो रेस्ट में रहेगा ही, क्योंकि वो कहां पर प्लेस किया जा रहा है, न्यूट्रल पॉइंट पर, लेकिन अपने साथ बाकी चार्जेस को भी रेस्ट पर रखेगा। तो वो चार्ज बता दो कितना होगा, नेचर अपोजिट होना चाहिए, माइनस क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट। तो किसी एक के ऊपर इसके लिए रिपल्सन यहाँ, इसके लिए रिपल्सन यहाँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, बीच से जाएगा। ये रिपल्सन अगर एफ बोलो, ये एफ, तो यहाँ पर कितना आएगा, √3 है। क्यों, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कहां होगा, इस तरफ होगा, दिस इज एफ नॉट। तो एफ नॉट √3f को बैलेंस करेगा। दोनों को बैलेंस करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके देखो क्यू नॉट का वैल्यू आएगा माइनस क्यू बाई √3। तो ये वो वैल्यू है, ये वो चार्ज है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर अगर रखा हुआ जाए तो वो खुद तो रेस्ट में रहेगा क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पर है, और बाकी तीनों चार्जेस को भी रेस्ट में रखेगा, अट्रैक्ट करेगा। ईच चार्ज के ऊपर रिपल्सन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रिपल्सन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो सबको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके अपने अपने पोजीशन पर रोक करके रखेगा। ठीक है, तो अगर पूछा सेंटर में कितना चार्ज रखेंगे सो दैट खुद भी रेस्ट में रहेगा, सिस्टम को भी इक्विलिब्रियम में रखेगा, आवर आंसर इज माइनस क्यू बाई √3। ओके, अब इसके केस में व्हाट इज द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट एट द सेंटर, आंसर इज जीरो। अब अगर पूछा कि सेंटर न्यूट्रल पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखोगे जो खुद तो रेस्ट में रहेगा ही, बाकी चारों को रेस्ट में रखेगा, तो आंसर विल बी सपोज माइनस क्यू नॉट। तो ये माइनस क्यू नॉट क्या करेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन एफ, इन दोनों के बीच का रिपल्सन एफ, ये भी एफ हुआ, ये भी एफ हुआ, इन दोनों के बीच का रिपल्सन इस तरफ रहेगा। तो एफ का मतलब क्या होगा बोलो, दिस एफ इक्वल टू, इस साइड अगर हम लोग एल मानते हैं तो एफ इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर। तो यहां पर आएगा के क्यू इंटू क्यू बाई √2l स्क्वायर। √2l स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2l स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको f बोलो तो इट बिकम्स f बाई 2, है ना। तो अब इन दोनों f और f का रिजल्टेंट यहाँ पर लो, कितना होगा √2f। क्यों, एंगल इज 90 डिग्री। ये इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंगल 90 डिग्री रहेगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा। ये इससे पहले वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 में जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें ये सब के बारे में, वेक्टर के बारे में कुछ डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, तो उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं देखे हो तो पहले वाला देख लेना, तो उससे क्लियर हो जाएगा, ये सब आराम से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, √2f प्लस f/2। अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ये नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो Q नॉट का वैल्यू यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारा वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा माइनस नेचर के लिए 2√2 + 1/4 इंटू क्यू। ये वैल्यू हमको एज इट इज लर्न करना है, एज इट इज याद रखना है कि क्यू नॉट एट द सेंटर क्या चार्ज रखेंगे ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, माइनस 2√2 + 1/4 इंटू क्यू। इस केस में माइनस क्यू बाई √3। ठीक है, अब अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है, कोई दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए देगा, तो फिर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे जहां पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सपोज ये एक स्क्वायर है, 4 कॉर्नर्स पर 4 आइडेंटिकल चार्जेस ले लो, क्यू 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 क्यू। तुमको सेंटर पर नहीं बोला, कहां पर बोल दिया, यहां पर बोल दिया है, एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ए बी सी डी। CD के मिड पॉइंट पर या किसी एक साइड के मिड पॉइंट पर ले लो, यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का मतलब क्या होगा, वी हैव टू प्लेस द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, यहाँ रिपेल करेगा। फॉर्मूला बताओ, के क्यू, अच्छा इस साइड एल मान लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, l/2। दिस वन इज ऑल्सो l/2 बिकॉज दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड CD। तो इसके लिए इंटेंसिटी k/l/2 स्क्वायर यहाँ पर होगा, इसके लिए इंटेंसिटी यहाँ पर होगा, +1 को ये भी रिपेल करेगा। इसके लिए भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, k/l/2 होल स्क्वायर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग E1 मानेंगे तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर दिया, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं होगा। बाकी इन दोनों चार्जेस के लिए देखो, ये अगर चार्ज कंसिडर करते हैं तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, यहाँ रिपेल करेगा,
ये चार्ज के लिए अगर हम लोग बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगा, इसको यहाँ रिपेल करेगा। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाले हम लोग तो क्या हो जाएगा बोलो, के क्यू बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर, के क्यू बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस सेम होगा बिकॉज दिस वन इज द मिड पॉइंट। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोग ई बोलेंगे तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होगा। ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर मानते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये एंगल हो गया तुम्हारा थीटा, ये एंगल भी हो गया थीटा, तो ये ई है, ये ई है, टोटल एंगल 2 थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट बोलो, क्या लिखेंगे हम लोग, ये भी सब डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो ये हो जाएगा 2e cos 2 थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 मींस थीटा ओनली, है ना। तो हमारा रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी हो गया 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। अब यहाँ e का वैल्यू पुट कर दो, k क्यू बाई ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, और cos थीटा का मतलब हो गया, देखो ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इज आल्सो थीटा। तो यहाँ से निकालो वैल्यू, cos थीटा का मतलब हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, दिस इज सपोज x, ये कैसे निकालोगे, this x is calculated by this formula, this one is perpendicular l by 2 and this one is length l। तो hypotenuse can be calculated by the formula root under l square by 4 plus l square, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, रूट 5 by 2 into l, एलसीएम लेंगे 5 by 4 l square which is root 5 by 2 into l। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, देखो 2e, e के जगह में k q by x square, x is this one, x का वैल्यू पुट कर दो रूट 5 by 2l। ओके, तो इट इज रूट 5 by 2l इसका होल स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा का रेशियो बताओ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो ये हो गया l और हाइपोटेन्यूज हम लोग अभी निकाले, तो l डिवाइडेड बाय रूट 5 by 2 into l, ये आएगा। तो यहाँ से ये l कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 5 by 4, 4 ऊपर चला गया, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 into 4 into 2 that is equal to 16। यहाँ रहेगा 5, यहाँ रहेगा 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 into ऊपर क्या रह गया, k क्यू बाई एल स्क्वायर। एज पर ऑप्शन, अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो k का वैल्यू हमको पुट करना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे, अदरवाइज k को ऐसे ही छोड़ दो। अगर q और l का वैल्यू दिया हुआ है तो q का और l का वैल्यू पुट करेंगे, उसके साथ k का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये सिस्टम में k का वैल्यू 1 होगा, l के सिस्टम में k का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होगा। तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोगों को रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं अगर हमको बोला किसी एक साइड के मिड पॉइंट पर। लेकिन अगर न्यूट्रल पॉइंट बोला एट द सेंटर, न्यूट्रल पॉइंट, रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा और हमारा क्यू नॉट का वैल्यू एट द सेंटर जो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखेगा, दिस वन। ओके, अब अगर कुछ और इसमें से ट्रिकी क्वेश्चंस दे देता है जिसके हम लोग सॉल्व करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। हालांकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से उसको हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस क्या रहता है, देखो से एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, एक रेगुलर पेंटागन है, सपोज दिस इज अ रेगुलर पेंटागन। इस रेगुलर पेंटागन के 5 कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड किए, 5 कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड किए। तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, आंसर इज 0। ओके, आंसर इज 0। तो अगर क्वेश्चन में दे दिया 4 आइडेंटिकल कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स पर 4 आइडेंटिकल चार्जेस हम लोग प्लेस किए हैं, such that the distance of each corner from the center, this point से ये डिस्टेंस x दिया हुआ है, ये डिस्टेंस सबका x दिया हुआ है। यहाँ पर चार्ज नहीं है। अब तुमको अगर यहाँ चार्ज होता तो रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट O कितना होता, 0 होता, न्यूट्रल पॉइंट होता। अब बोला यहाँ चार्ज नहीं है, बाकी चारों के लिए मिल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट द पॉइंट एट द पॉइंट O will not be 0, ऑब्वियसली 0 नहीं होगा। पांचों मिल करके रिजल्टेंट 0 करता है, अगर एक नहीं है तो बाकी चारों मिल करके रिजल्टेंट 0 नहीं कर सकता है। तो नेट फील्ड एट द पॉइंट O कितना होगा ड्यू टू दिस 4 चार्जेस। तो जनरली हम लोग करते क्या है, इन चारों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, यहाँ पर +1 पुट करेंगे, ये इसको यहाँ रिपेल कर रहा है, ये इसको यहाँ रिपेल कर रहा है, ये यहाँ रिपेल कर रहा है, ये यहाँ रिपेल करेगा, तो फिर उसके बाद चारों का रिजल्टेंट निकालने में लग जाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन एक्चुअली ये हमारा रॉन्ग मेथड है, हमको यहाँ पर रिजल्टेंट ड्यू टू द 4 चार्जेस नहीं निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर भी मिलेगा, ग्रेविटेशन में भी मिलेगा। इससे हम लोग 1 स्टेप कैलकुलेशन करते हैं और वेरी इजीली एक लाइन के अंदर हमारा आंसर आ जाता है। कैसे,
इमेजिन करो कि अगर 5 चार्जेस 5 कॉर्नर्स पर होता तो एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता? 0 होता, है ना? तो अगर इन चारों को मिलाकर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा वो चारों का रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी को ये अकेला जो चार्ज रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरूर बैलेंस कर देगा, ऑब्वियसली बैलेंस करेगा, तभी तो रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर 0 होगा, है ना? तो हम लोग इन चारों का मिलाकर के जो रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका ठीक इक्वल एंड अपोजिट किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा, सो दैट रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी 0, है ना? तो हमको जरूरत क्या है चारों के लिए निकालने का? एक के लिए निकाल लो, एक के लिए जो होगा वही तो चारों के लिए होगा, है ना? तो फिर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सपोज यहाँ पर अगर होता तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? kq/x²। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन चारों के लिए होगा जस्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो चारों का मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से बेटर है हमको क्या निकाल लेना? ये सिंगल वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। गेट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो चारों के लिए निकालने मत जाना, ओके? तो अगर मान लो जैसे तुम लोगों को एक क्यूब दिया हुआ है, से क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 आइडेंटिकल चार्जेस रखे हैं हम लोग, 8 आइडेंटिकल चार्जेस रखे हैं। तो व्हाट इज द नेट फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर O? तो आवर आंसर इज 0। अब तुमको अगर क्वेश्चन दे दिया कि 8 कॉर्नर्स पर 8 चार्जेस की जगह में 7 आउट ऑफ 8 कॉर्नर्स 7 कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं, एक पर नहीं है, तो बाकी 7 का मिल करके रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा निकालो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 7 के लिए कैलकुलेट करेंगे? नहीं, 7 के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है? अगर 7 के लिए कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उससे बेटर है हम लोग एक जो चार्ज नहीं है उसके लिए कैलकुलेट करें, क्योंकि इस अकेले के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बाकी सातों का मिल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो रिजल्टेंट 0 होगा, है ना? तो सिर्फ इसके लिए निकाल दो। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर कितना होगा? +1 बैठाओ, यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज E इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? kq/x²। ईस्ट साइड ऑफ द क्यूब इज सपोज L, तो किसी एक कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? हाफ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल ऑफ अ क्यूब होता है √3 इंटू साइड, √3 इंटू L, उसका हाफ कर दो, √3L/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग √3L/2, तो इट बिकम्स 3L²/2, 2 पर चला गया, 2kq/√3L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4kq/3L²। This will be the net field intensity due to the 7 charges placed at the 7 corners of a square. Get my point? क्लियर हो रहा है? तो कभी भी इस तरह से सबके लिए निकालने मत जाना, जो पॉइंट चार्ज नहीं दिया हुआ रहेगा उसके लिए निकाल लोगे, रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। अब देखो, अगर सपोज तुम लोगों को दिया हुआ है एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन है, इसके 6 कॉर्नर्स पर चार्जेस रखो, 6 कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्जेस रखो, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बता दो? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम 0, है ना? अब 6 कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्जेस नहीं रख रहे हम लोग, 5 कॉर्नर पर रखे, एक पर नहीं रखे, तो तुमसे पूछेगा ये पांचों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बताओ, तो उसके लिए नहीं निकाल करके हम लोग सिर्फ इसके लिए निकालेंगे। आंसर विल बी kq/L²। If this side is L, तो ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस सब L होता है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल इन केस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है? अब अगर तुमको क्वेश्चन देता है कि यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो दोनों के लिए, बाकी सबके लिए बताओ। सपोज ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, ठीक है? तो अब ये चारों के मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये बता दो। तो इन चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? तो फिर चारों के लिए मत निकालना, इन दोनों के लिए निकालना। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, है ना? +1 रखो, ये Q अगर होता तो Q के लिए यहाँ होगा, ये Q के लिए यहाँ होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इसके लिए E, इसके लिए भी E, दोनों का E सेम होगा ना, kq/L², kq/L²। L इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। इन दोनों के बीच का एंगल बता दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, रिजल्टेंट 20 से आएगा, √3 टाइम्स हो जाएगा, तो इट बिकम्स √3E। E का जगह में क्या पुट करेंगे? kq/L², √3kq/L² will be the resulting field intensity. ओके? अगर तुमसे बोलता कि यहाँ चार्ज है, सॉरी यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ पर है, तो फिर क्या करते? यहाँ चार्ज है, ये नहीं है, सपोज ये नहीं है, तो फिर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगा,
इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगा। इन दैट केस दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू 120 डिग्री, रिजल्टेंट 20 से आएगा एंड मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू E। दो वेक्टर E है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू E। ठीक है, तब हमारा आंसर हो जाएगा KQ/L²। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहे सबके लिए मत निकालना, जो नहीं दिया हुआ रहेगा सिर्फ उसके लिए निकाल लेना, हमारा काम बन जाएगा। नाउ अब देखो, अगर 6 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर है, 6 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, 6 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर के ऊपर अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस रखे हुए हों, फॉर एग्जांपल दीज आर रेगुलर हेक्सागोन, यहां पर प्लस क्यू है, सपोज यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है, दिस चार्जेस आर माइनस क्यू। तुमको बोल दिया एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बताओ। तो सपोज ईच साइड इज L, ओ पॉइंट पर +1 रखो, इसके लिए इंटेंसिटी बता दो, इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहां होगा, दिस इज E। इसके लिए इंटेंसिटी बता दो, डायरेक्शन यहां होगा, दिस वन इज आल्सो E। इसके लिए इंटेंसिटी बता दो, डायरेक्शन यहां होगा, दिस वन इज आल्सो E, है ना। बिकॉज फॉर ईच पॉइंट चार्ज एट द कॉर्नर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू KQ/L², KQ/L²। तो इसके लिए KQ/L², ये भी KQ/L², उसको हम लोग मान ले रहे हैं E। ओके, तो अब इन दोनों के लिए बताओ, इन तीनों नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या होगा। ये नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इंटेंसिटी KQ/L² व्हिच इज E। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, KQ/L² व्हिच इज E। ये माइनस Q इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज आल्सो E। अब इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। इस तरफ कितना है बताओ, इस तरफ है 2E, इस तरफ कितना है 2E, ये भी 2E, ये भी 2E। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, इस तरफ, which is 2E। 2E पहले से है, 2E plus 2E, net electric field intensity will become 4E। net electric field intensity becomes 4E। E का वैल्यू कितना है, पुट कर दो, KQ/L²। तो हमारा आंसर हो गया 4KQ/L²। तो ये सारा क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ वेक्टर जो डायग्राम दिया हुआ रहेगा इसमें से हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन दिखला करके एक लाइन के अंदर सॉर्ट आउट करके आंसर बता सकते हैं कि नेट फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा। ओके, तो ये सब है हमारा मेथड, जिससे हम लोग पॉइंट चार्जेस के लिए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अगर दिया हुआ रहा तो फिर किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं हम लोग, अगर एक चार्ज बॉडी दिया हुआ रहेगा तो उस एक चार्ज कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यू आर गिवन field at the center of a uniformly charged arc of a circle। एक आर्क ऑफ द सर्कल कंसीडर कर लो, उसके लिए फील्ड एट द सेंटर कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं। दिस इज सपोज द आर्क ऑफ द सर्कल, ये एक सर्कुलर आर्क है, एक वायर है, इसको हम लोग इस तरह से कट करके रखें, इसके अंदर कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई एक चार्ज ले लो। इसकी वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर O। तो निकालने का तरीका क्या है, वेरी स्मॉल लेंथ हम लोग लेट करेंगे dl, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, सपोज ये वाला, इसका दो कंपोनेंट लेंगे, एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा, एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा। ठीक इसका सिमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट लो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा दिस वन, इसका दो कंपोनेंट लेंगे, एक इधर एक इधर। तो ये दोनों कंपोनेंट y कंपोनेंट ऑलवेज एक दूसरे को कैंसिल करता हुआ चला जाएगा और x कंपोनेंट सबको ऐड करता हुआ चला जाएगा। तो नेट फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो रहेगा, हमेशा याद रखना, इस सिमेट्री के मिड पॉइंट से, इस टोटल आर्क ऑफ द सर्कल का मिड पॉइंट से एक लाइन सेंटर को ज्वाइन करना और इसी को एक्सटेंड कर देना, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। So students, electric field intensity due to this uniformly charged arc of the circle, circular arc अगर दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए इंटेंसिटी ये हो गया तुम्हारा E, है ना।
तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस आर्क का एंगल जो है, आर्क का एंगल, दिस इज सपोज आर्क एंगल, ये आर्क का एंगल सपोज यहां से यहां तक है, दिस एंगल इज थीटा। तो आर्क एंगल अगर थीटा दिया हुआ रहेगा, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट याद रखो तुम लोग, 2k लैम्डा बाई आर sin theta by 2, 2k lambda by r sin theta by 2, where r is the radius of the circular ring or you can say arc of the ring। ठीक है, तो ये हमारा हो गया magnitude of the electric field intensity at the center of the arc of the ring। ओके, अब देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहा, सपोज यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क अगर रहेगा लाइक दिस, इन दैट केस एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, लाइन ऑफ सिमेट्री जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और पॉजिटिव है तो इसको पकड़ करके इंक्रीज कर देना हम लोग इस तरह से। अगर नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, पॉजिटिव हुआ तो अवे होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हमारा फॉर्मूला पुट करो, 2k lambda by r, r is the radius, by r into sine, this angle is 180 degree, so it becomes sine 180 by 2 which is sine 90 degree, so sine 90 degree equal to 1, so it becomes 2k lambda by r। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन में सिर्फ ये 1/4 ऑफ द सर्किल रहता, so this is 1/4 ऑफ द सर्किल, इसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी एक चार्ज दे दो, तो इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ड्रॉ किए, इसको प्रोड्यूस कर देंगे, पॉजिटिव रहेगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव रहेगा तो अंदर की तरफ होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया बताओ, दिस इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r इनटू साइन, दिस एंगल इज 90 by 2 which is 45 degree, so it becomes 1 by root 2, 2k lambda by r into 1 by root 2, so it becomes root 2k lambda by r। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से रहा, सपोज ये एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर आर्क है, जिसका सेमी सर्कल वायर है, दिस वन इज सपोज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो हाफ पोर्शन in this case is given as positive and the remaining half portion is given as negative, so this one is given as positive और remaining half suppose is given as negative, ये suppose negative है। In this case what is the electric field intensity at the point O, this suppose O, this point is say O, तो electric field intensity O point पर कितना होगा बताओ, कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए ये आर्क के लिए सोचो, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, यहां से पॉजिटिव है, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा बताओ, E इक्वल टू अभी निकाले हम लोग, इसके लिए कितना आएगा, √2k लैम्डा बाई आर, √2k लैम्डा बाई आर। और इस नेगेटिव पोर्शन के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो इस पोर्शन के लिए, तो ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेम E इक्वल टू √2k लैम्डा बाई आर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये एंगल बताओ, दिस एंगल इज 45, तो दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट 90 डिग्री रहने से क्या होता है बोलो, दोनों सेम रहेगा तो √2 टाइम्स हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ दिस, तो √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि सर्कुलर रिंग होता, हाफ पोर्शन पॉजिटिव हाफ पोर्शन नेगेटिव, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए, सपोज ये ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर ये पूछा तो क्या करते हैं हम लोग, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज नेगेटिव, सपोज ये रिमेनिंग हाफ पोर्शन जो है ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव, बट द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज सेम, इसका लैम्डा हो गया प्लस इसका माइनस लैम्डा हो गया, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे यहां से इस हाफ पोर्शन के लिए, इस हाफ पोर्शन के लिए, तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां रहेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां रहेगा,
सेमी सर्कल के लिए क्या देखे हम लोग, बोलो सेमी सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 के लैम्डा बाई आर आएगा इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसके लिए आ गया 2 के लैम्डा बाई आर, और नेगेटिव हाफ के लिए आ गया 2 के लैम्डा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम 4 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, होपफुली कि अब तुम लोग रिंग का कोई भी साइज दिया हुआ रहेगा, कोई भी आर्क ऑफ द सर्कुलर सर्कल का आर्क एक दिया हुआ रहेगा, वहां से अगर हम लोगों को सर्कुलर आर्क में से अगर हम लोगों को थीटा का वैल्यू पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हाफ पोर्शन पॉजिटिव है, हाफ पोर्शन नेगेटिव है, तो उसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सपोज एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर देता है, इन केस ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सपोज हम लोगों का ये एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया हुआ है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बोला। दिस इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, ये चला गया अप टू इंफिनिटी, ये भी चला गया अप टू इंफिनिटी। तो इसके लिए अगर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे व्हिच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r, देन इंटेंसिटी के लिए यहां प्लस रखो। इसके लिए भी अगर हम लोग कोई एक पोर्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, इस पोर्शन के लिए सपोज करो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका दो कंपोनेंट लेंगे हम लोग, एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। ठीक सिमेट्रिकली अपोजिट पोर्शन यहां लो, इसके लिए इंटेंसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। तो ये कंपोनेंट ऑलवेज कैंसिल करता चला जाएगा, तो नेट रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा यहां होगा, दिस इज E। और वैल्यू कितना आएगा, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, अब देखो जिस पॉइंट पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए दे देगा, इसको हम लोग यूज करेंगे। ओके, सपोज एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था, ये तुम्हारा नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। दो वायर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर है, one is positive, other is negative, having the same linear charge density but of opposite sign. This one is given plus lambda, this one is given minus lambda. Both are extended up to infinity, both are extended up to infinity. दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है से 2r, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2r। You are intended to find the intensity, electric field intensity at the midpoint of this two wire, at the midpoint of these two wire। midpoint का मतलब क्या हो गया बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस r होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस r होगा। तो अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा बाई r होता है ना। तो इस पॉजिटिव के लिए बताओ कहां होगा, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां होगा, ये नेगेटिव है तो इसके लिए ये +1 को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे, इसके लिए दोनों के लिए सेम है, E प्लस E ऐड कर दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया, दिस इक्वल टू 2E which is equal to E का वैल्यू 2k lambda by r, so it becomes 4k lambda by r। r मींस कैपिटल r यहाँ पर दिया हुआ, तो इसको कैपिटल r कर दो। k का वैल्यू हम लोग क्या लेते हुए चले थे, 1/4πε0। यहाँ पर ऑप्शन में k का वैल्यू पुट किया हुआ था, तो तुम लोग भी k का वैल्यू पुट कर दो, k इक्वल टू 1/4πε0 पुट कर दो। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 1/4πε0 लैम्डा बाई r, 4 कैंसिल हो गया, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा नीट में आया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाए तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन कुछ एडवांस लेवल का है। एक वायर है, ये एक वायर है ऑफ लेंथ l, इसका लेंथ था l, चार्ज q, इसको बेंड कर दिया हम लोग इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। नाउ एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा,
पहले की तरह बता दो, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज सपोज पॉजिटिव चार्ज, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गया, फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 2k लैम्डा बाई आर, है ना, इट बिकम्स 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 90 डिग्री, 180 बाई 2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, वो नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा और आर नहीं दिया हुआ है, आर हो गया तुम्हारा ये रेडियस, लैम्डा हो गया इसका चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये तो हम लोग यहीं से बता सकते हैं, इसका चार्ज q है, लेंथ l है, इट बिकम्स q बाई l, और लेंथ कैसे, रेडियस कैसे बताएंगे, सेमी सर्कल का लेंथ बता दो, सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस, ये सेमी सर्कमफ्रेंस है तो इसका लेंथ हो जाएगा पाई r, पाई r किसको बनाए हम लोग, l को ही तो बनाए, तो l इक्वल टू पाई r हुआ, r इक्वल टू l बाई पाई, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग 2k लैम्डा की जगह पुट कर दो q बाई l, और r की जगह पुट करो यहाँ पर l बाई पाई, पाई पर चला जाएगा, तो इट बिकम्स 2 पाई k q बाई l स्क्वायर, पाई का वैल्यू अगर k का वैल्यू पुट करना है, अगर ऑप्शन में देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किया हुआ रहेगा, तो तुम लोग पुट कर देना, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। ओके, अब देखो एक है सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड का मतलब क्या हुआ, इसका एक एंड पता है, दूसरा एंड कहां चला गया, अप टू इंफिनिटी चला गया, ये एंड पता है, ये अप टू इंफिनिटी चला गया, कोई भी एक चार्ज दे दो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे दो, ये चला गया डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो इसके लिए नियर वन एंड हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बोलेगा, सपोज एट दिस पॉइंट यू आर इंटेंडेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं लैम्डा, तो वेरी स्मॉल लेंथ एक कंसीडर करते हैं हम लोग, वेरी स्मॉल लेंथ, इसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर बताओ ये जाएगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा x कंपोनेंट, एक होगा y कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट, दिस वन इज x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकालने के बाद फिर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं रूट अंडर ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ई नहीं निकलता है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो यहाँ हमारा x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कितना होता है ये याद रखना, x कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा k लैम्डा बाई r, दिस डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक r, k लैम्डा बाई r होगा, और y कंपोनेंट कितना आएगा, y कंपोनेंट इज आल्सो इक्वल टू k लैम्डा बाई r, ये हमारा यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि एक याद करेंगे दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, दूसरा अलग से याद करना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, तो यहाँ पर याद रखना x कंपोनेंट के लिए k लैम्डा बाई r आएगा, y के लिए भी k लैम्डा बाई r आएगा, अब दोनों अगर बराबर है, एंगल 90 डिग्री है, तो फिर बताओ रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लेंथ कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाई r, तो ये भी बहुत इजी है, सेमी इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट फाइंड करने के लिए देगा, तो डायरेक्ट ये नहीं याद रखना, तुम लोग याद रखना x और y कंपोनेंट, इसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी है जिसको यूज करके हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एडवांस टाइप क्वेश्चन भी रहेगा जिसको हम लोग बहुत इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल तुम लोगों को हम दिखलाते हैं, देखो दो सेमी इनफाइनाइट लेंथ ले लो, दो सेमी इनफाइनाइट रॉड ले लेते हैं हम लोग, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, वन इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज गिवन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इसके लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है r, तुमसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो, हाफ पोर्शन पॉजिटिव हाफ पोर्शन नेगेटिव, you have to find the electric field intensity at this point O suppose, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ, पहले ये पॉजिटिव चार्ज के लिए सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर +1 रख करके सोचो तुम लोग, दिस इज +1, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बताया अभी, k लैम्डा बाई r, ये याद रखना, दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, ये भी लैम्डा है ये भी लैम्डा है, सिर्फ ये प्लस है ये माइनस है, ओके, तो
तो पहले इसके लिए बता रहे हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, अगर रिपल्सन इधर होगा तो दो कंपोनेंट एक इधर होगा एक इधर होगा, दिस इज ऑल्सो k लैम्डा बाई r। अब अगर हम लोग नेगेटिव चार्जेस के बारे में सोचेंगे तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस +1 को अट्रैक्ट करेगा, लाइक दिस, इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन का दो कंपोनेंट अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, है ना। तो इसका y कंपोनेंट कहाँ चला गया, नीचे, विच इज k लैम्डा बाई r, और x कंपोनेंट यहाँ चला आया k लैम्डा बाई r। तो ये देखो y कंपोनेंट दोनों का इक्वल एंड अपोजिट हो गया, दे विल कैंसिल ईच अदर। So net electric field intensity at this point O, due to these two semi-infinite rods equal to, we can write this plus is add कर देंगे 2k lambda by r, ठीक है। तो ये भी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन था जिसको हम लोग वेरी इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम लोगों का कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, नेगेटिव के लिए कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज जैसे सेमी इनफाइनाइट लेंथ इस तरह से दिया हुआ है, या एक सपोज इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, उसको हम लोग बेंड किए इन द शेप ऑफ, कोई भी शेप में हम लोग बेंड कर सकते हैं। तो यू शेप में अगर हम लोग को बेंड कर दिया, सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ यू शेप लाइक दिस। ये पोर्शन यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया ऑफ रेडियस, ये रेडियस मान लो r, और यहां से अब ये पोर्शन जो है इट बिहेविंग लाइक अ सेमी इनफाइनाइट rod, it is behaving like semi infinite rod, so it is given positive charge, सारा पॉजिटिव है, linear charge density plus lambda plus lambda plus lambda, linear charge density is plus lambda। ओके, तो अब तुमको बोला कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर, वो पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। इसके बारे में सोचो, इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, एक +1 चार्ज पुट करते हैं, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इसको इस तरफ रिपेल करेगा। अगर इस तरफ रिपेल करता है तो दो कंपोनेंट याद रखने बोले, दो कंपोनेंट याद रखो, एक कंपोनेंट आएगा हमारा इस तरफ, ये पूरा यहाँ दिखलाते हैं बाहर की तरफ, एक कंपोनेंट आएगा हमारा इस तरफ, ये बाहर की तरफ दिखलाते हैं। किसके लिए हो रहा, ये एक नंबर मान लो, ये 2, ये 3, तीन पार्ट के लिए निकालेंगे हम लोग। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट के लिए देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, रिपेल किया, एक इधर एक इधर, कितना होगा मैग्नीट्यूड, k लैम्डा बाई r, ये भी k लैम्डा बाई r। नाउ व्हाट अबाउट फॉर दिस पार्ट, इसके लिए सोचो आप, ये इस तरफ रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल, ये पॉजिटिव +1 को इधर रिपेल करेगा। तो इसका दो कंपोनेंट अगर हम लोग लेंगे तो एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये कंपोनेंट तो आगे की तरह आया k लैम्डा बाई r, और ये हो जाएगा हमारा k लैम्डा बाई r। ओके, अब सोचो ये सेमी सर्कल के लिए ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए, ये पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, तो इसके लिए इंटेंसिटी कहां हो जाएगा, दिस वन। सेमी सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला आया था, 2k लैम्डा बाई r sin 90 डिग्री, दैट इज हियर 2k लैम्डा बाई r sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब सोचो k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r कैंसिल आउट, 2k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r प्लस k लैम्डा बाई r, विच इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r, यहां पर भी 2k लैम्डा बाई r, ऑपोजिट इक्वल कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया इजी, समझ में आ रहा है। पहले देखने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब ये बहुत इजी वे में हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से दिया हुआ रहता, सेम क्वेश्चन सपोज इस तरह से दिया हुआ है, हाफ पोर्शन इज पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज सपोज नेगेटिव, ये हो गया तुम्हारा रिमेनिंग हाफ पोर्शन। हाफ पोर्शन पॉजिटिव है, रिमेनिंग हाफ पोर्शन नेगेटिव है। इसके लिए ये हमारा सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, सपोज ये पॉइंट O है, दिस पॉइंट इज O। ओके, तो ये रेडियस हो गया हमारा, दिस रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। अब ये पोर्शन सपोज पॉजिटिव दिया हुआ है चार्ज, दिस इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, और यहां से नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, दिस पोर्शन इज गिवन नेगेटिव चार्ज, बोथ इज एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी।
तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर भी 3 पार्ट आ गया हमारा। 3 पार्ट क्या क्या आ गया बताओ? एक नंबर 1, एक या 4 बोल सकते हैं हम लोग, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया तुम्हारा सेमी इनफाइनाइट रॉड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 1/4 ऑफ द सर्किल पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया 1/4 ऑफ द सर्किल नेगेटिवली चार्ज, और ये अगेन सेमी इनफाइनाइट रॉड। ऑल ऑफ द वायर हैव सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओनली द नेचर इज अपोजिट। अब इसके लिए हम लोगों को ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करने के लिए दे देता तो फिर हम लोग कैसे फाइंड करते? इट इज ऑल्सो वेरी इजी। देखो कैसे करते हैं, चलो। इन दिस केस ये पॉजिटिव के लिए इंटेंसिटी जहां निकालना है वहां पर क्या करना पड़ेगा बताओ? पहले तो हम लोग यहाँ पर +1 रख देते हैं। तो इसके लिए सोचो, ये प्लस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। किस तरफ रिपेल करेगा? इस तरह से रिपेल करता है ना। अगर इस तरफ रिपेल करेगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 कंपोनेंट इस तरफ रिपेल कर रहा है। इंटेंसिटी 2 कंपोनेंट लो, एक यहाँ और एक हो गया यहाँ पर। कितना आएगा? k लैम्डा बाई r। दिस वन इज k लैम्डा बाई r। हो गया, ओके। अब सोचो इस पोर्शन के लिए अगर हम लोग सोचेंगे तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इसको प्रोड्यूस कर दो, यहां चला गया। कितना आया था याद है? 2k लैम्डा बाई r sin 45 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री एंगल है, क्वार्टर ऑफ द सर्किल, 1/4 ऑफ द सर्किल है। तो sin 90 डिग्री इक्वल टू sin 90/2 व्हिच इज 45 डिग्री। sin 45 डिग्री 1/√2। वैल्यू कितना आया था? पहले वाला देख लेना, 2k lambda by r into 1/√2 which is √2 k lambda by r. This is √2 k lambda by r. अब इसके बारे में सोचो, नेगेटिव हाफ इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, लाइक दिस, इस तरफ चला गया। दिस इज इक्वल टू अगेन √2 k lambda by r. ओके। अब आगे ये फोर्थ पोर्शन में सेमी इनफाइनाइट के लिए नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज +1 को अट्रैक्ट करेगा। किस तरफ? इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अट्रैक्शन का 2 कंपोनेंट लेंगे। सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए हमेशा क्या करते थे? 2 कंपोनेंट लेते थे। इसका 2 कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट रहेगा यहाँ पर, एक कंपोनेंट रहेगा यहाँ पर। कितना होगा बताओ? k लैम्डा बाई r। यहाँ पर भी रहेगा k लैम्डा बाई r। ओके। अब इमेजिन करो हमारा रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा? सारे पोर्शन के लिए हम लोग निकाल लिए। तो इसके लिए आ गया k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r कैंसिल आउट, √2 k लैम्डा बाई r, √2 k लैम्डा बाई r। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। रिजल्टेंट कितना होगा? √2 टाइम्स 20 से चला जाएगा, मतलब यहाँ चला जाएगा। तो √2 से मल्टीप्लाई करो किसी एक को, कितना होगा बताओ? √2 into √2 2k लैम्डा बाई r। ऑलरेडी यहाँ पर 2 k लैम्डा बाई r है। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी एट O, नेट फील्ड इंटेंसिटी एट O क्या हो जाएगा बताओ? this plus this which is equal to 4k lambda by r. This is our answer. k का अगर ऑप्शन में वैल्यू दिया हुआ रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, अदरवाइज k के फॉर्म में छोड़ दो, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। दिस इज योर आंसर। सो अब समझ में आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन कितना इजी हो जा रहा है। हम लोग वेरी सिंपल वे में इस तरह का क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, है ना। अगर एक वायर वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसको इस तरह से बेंड किया हुआ होता है, लाइक दिस, इस तरह से बेंड किया हुआ होता है, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी। तो दो यहाँ पर सेमी दो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया बोलो? सेमी इनफाइनाइट लेंथ। सेमी इनफाइनाइट लेंथ अगर होगा पॉजिटिव चार्ज हमको इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करने के लिए बोला। दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेट करोगे? सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज r, और x, और l, l व्हाटएवर से r, r ही हम लोग लेट करते हैं। दिस इज r, r। तो यहां से डिस्टेंस इसके लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, cos थीटा। इसको छोड़ो तुम लोग अभी, ये हम जब आईटी का वीडियो दिखलाएंगे तब उसमें बताएंगे। ये तुम लोगों का जेई के लिए या फिर नीट के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एक्स कंपोनेंट के लिए भी वाई कंपोनेंट के लिए भी, तो उसको यूज करके बनाएंगे हम लोग। तो ये आईटी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए नहीं आएगा। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग फील्ड एट द ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग अगर आता है तो फिर क्या होगा? से फॉर एग्जांपल
ये है तुम्हारा यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। इसके एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए दे दिया, दिस वन इज सपोज एक्सिस ऑफ द रिंग, इसका रेडियस मान लो r, इसका चार्ज लेट कर लो एनी चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाटएवर q। तो ऑन द एक्सिस किसी एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए देगा, ये पॉइंट हो गया x। तो फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यहां पर भी हम लोग वेरी स्मॉल लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। अगर +1 पुट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल किया, उसका कंपोनेंट कंसीडर करो, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इसका सिमेट्रिकल ऑपोजिट लेंथ लेंगे, इसके लिए इंटेंसिटी यहां होगा, उसका भी x कंपोनेंट y कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, तो ऑपोजिट y कंपोनेंट सब एक दूसरे को कैंसिल करता हुआ चला जाएगा और तब x कंपोनेंट को समेशन करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोगों का रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। वो रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। कब, यहाँ तो हम लोगों को +1 रखना है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उस तरफ होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या आएगा देखो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, K Q X डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। KQX divided by root and KQX divided by R square plus X square whole to the power 3/2। ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखेंगे हम लोग, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से x का अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x पुट करेंगे हम लोग, अलग अलग वैल्यू इंटेंसिटी का निकलता चला जाएगा किसी एक पॉइंट पर। अब सपोज एट एनी पॉइंट अगर हम लोगों को बोला कि एक टेस्ट चार्ज रखें ऑफ एनी नेचर, से पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये रिंग फोर्स कितना अप्लाई करेगा। तो इससे पहले भी तुम लोगों को बताएं, अब फोर्स लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कूलम्बिक फोर्स यूज नहीं करेंगे, कूलम्ब्स लॉ यूज नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोगों को पता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, कौन सा चार्ज रखे हैं, सपोज Q0 चार्ज रखे हैं, तो E Q0 को क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, कितना, Q0 इंटू E। डायरेक्शन क्या होगा, अगर Q0 पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, अगर Q0 नेगेटिव है तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। यही था ना, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट फोर्स निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये इंटेंसिटी का वैल्यू किस तरह से चेंज होता है। एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, एट द सेंटर x इक्वल टू 0 पुट करो, इंटेंसिटी बिकम 0। अब ऐसा ऐसा अगर हम लोग दूर जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। अप टू अ सर्टेन पॉइंट द इंटेंसिटी विल इंक्रीज एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, द इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। आफ्टर दैट अब फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ कंसीडर करेंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ विल बी लाइक दिस। एट द सेंटर ये इंटेंसिटी हो गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, x पकड़ लो, ये x हो गया। तो एट द सेंटर इंटेंसिटी इज 0। अब जैसे जैसे बढ़ेगा इंटेंसिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीज करते करते फिर घटेगा एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। एट द इंफिनिटी अगेन जाकर के 0 होगा, ठीक है, फिर घटना शुरू हो गया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। इस साइड जाएंगे तो, अब अगर इस साइड जाते हैं हम लोग तो इस साइड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से अगेन ग्राफ विल बी लाइक दिस। इंक्रीज किया, डिक्रीज करते करते टच नहीं करेगा, ओके, टच करेगा कहां पर जाकर के, एट इंफिनिटी, क्योंकि टच करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो अगेन एट दिस पॉइंट आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इस साइड में, ये पॉजिटिव इस साइड में। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का वैल्यू मैक्सिमम होता है वो पॉइंट याद रखना, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू R/√2। एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। ये हम लोग मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या है, E इक्वल टू दिया हुआ है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ E, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस E विद रिस्पेक्ट टू x। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए dE/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। उसको 0 करो, सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करने के बाद एट द एंड हमारा वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू R/2। तो अब हमको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे, x इक्वल टू R/2 पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। और इस साइड में अगर चले जाए हम लोग तो x इक्वल टू माइनस R/2 पॉइंट, R/√2 नॉट R/2, R/√2 माइनस R/√2 पॉइंट पर इंटेंसिटी यहाँ पर भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस साइड मैक्सिमम है, नीचे रहेगा, इस साइड मैक्सिमम है, ऊपर रहेगा। पॉइंट याद रखो R/√2। अगर मैक्सिमम फील्ड कितना है ये फाइंड करने के लिए दे देगा तो हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू R/√2 पुट कर देंगे। KQ x का वैल्यू R/√2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पुट करो R² प्लस R
square by 2 whole to the power 3 by 2. So it becomes 3 by 2 r square, है ना? तो 3 by 2 r square को हम लोग कैसे लिखेंगे बोलो? k q r by root 2 divided by this is 3 r square by 2, उसके ऊपर पावर 3 by 2 है, तो 3 by 2 पावर को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? पहले रूट कर दो 1 by 2 पावर के लिए, रूट करने के बाद जो आएगा फिर उसको क्यूब करो, ठीक है? तो 3 by 2 को रूट करेंगे तो रूट 3 by रूट 2 हो जाएगा, फिर उसको क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 by 2 रूट 2 इंटू आर स्क्वायर का रूट करेंगे आर होगा, फिर क्यूब करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया, एक रूट 2 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा Emax का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो द वैल्यू ऑफ Emax विल बी इक्वल टू 2 ऊपर चला गया तो 2k क्यूब डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, कहीं कहीं क्यू का के की जगह में ऑप्शन में देखोगे लिखा हुआ रहेगा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो के इक्वल हम लोग पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 2 इंटू 3 6 रूट 3 हो जाएगा फिर, है ना? तो के जहां पर जरूरत होगा एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में वहां पर पुट करना। अगर न्यूमेरिकल्स आ जाता है मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्यू का वैल्यू आर का वैल्यू दिया हुआ होगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर के का वैल्यू तुम लोग खुद से पुट कर लेना। सीजीएस रहेगा तो 1 पुट करेंगे, एमकेएस रहेगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो जनरली हम लोगों को बहुत बड़ा सा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हाँ x इक्वल टू r बाई रूट 2 पॉइंट पर मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट याद रखना x इक्वल टू r बाई रूट 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कितना होगा? उसका वैल्यू हो गया 2kq डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 r स्क्वायर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के का वैल्यू हमको पुट करना है। नाउ अगर तुमको बोला कि किसी एक पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखो, सपोज क्यू नॉट, तो ये चार्ज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा, फोर्स कितना एक्ट करेगा? E इंटू क्यू नॉट। अगर हम लोगों को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इस तरफ with a force F, that force F is given by F equal to E into Q naught। अब E का वैल्यू कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पुट करो तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब यहाँ से दो कंडीशन आएगा, देखो अगर ये इसको नेगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ, ये उल्टा कर दो, ये पॉजिटिव था इसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, तो इन दैट केस आल्सो इसको अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ये क्यू नॉट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग मूव करता हुआ चलेगा, यहाँ जाने के बाद फिर इस तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, तो दिस मोशन ऑफ क्यू नॉट विल बी ऑसिलेशन। This motion of Q naught will be oscillation. That means it will perform oscillatory motion, but this oscillatory motion will not be simple harmonic motion. क्यों? क्योंकि simple harmonic motion के लिए हम लोग जानते हैं जो restoring force होता है, that restoring force is given by K into X। तो यहाँ पर K into X फॉर्म में आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर X स्क्वायर रह गया है। अगर ये कंडीशन ये इस तरह से हो जाता, if this condition becomes like this, X is very small in compared to R, then Q naught will execute SHM। अगर x का वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाता, अगर ये वेरी स्मॉल, इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखना, अगर x लार्ज हुआ, x का वैल्यू r के बराबर हुआ, x का वैल्यू 2r के बराबर हुआ, x का वैल्यू r/2 के बराबर हुआ, if x is not small in compared to r, in that case ये चार्ज पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा लेकिन SHM नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर ये x वेरी स्मॉल हो गया इन कंपेयर टू r, तब ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन जो परफॉर्म करेगा, दैट ऑसिलेटरी मोशन बिकम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दैट केस अगर x वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू r होता है तो x स्क्वायर को हम लोग इन कंपेयर टू r स्क्वायर वेरी स्मॉल नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर ये नेग्लेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या बचेगा बोलो? r³ बचेगा। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया कितना? Q naught divided by R³ into x। तो इट इज F is proportional to x। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन किसके बराबर आ गया बोलो? फोर्स कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि the particle will execute simple harmonic motion with a time period and that time period is given by
t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई k। k मीन्स ये जो कांस्टेंट आया यहाँ पर ना, इस k के साथ मिक्स नहीं कर देना, ये क्या हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए था। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग सपोज k डैश मान लेते हैं, तो ये k डैश हो गया तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पर m बाई k पुट करते हैं। तो यहाँ k की जगह में k डैश पुट करो, वैल्यू कितना आया k q नॉट बाई r क्यूब यहाँ चला गया। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आता है इसमें Q का वैल्यू, Q नॉट का वैल्यू दिया हुआ होगा, M दिया हुआ रहेगा, R दिया हुआ रहेगा, पुट करना K का अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज K का वैल्यू पुट करेंगे। CGS रहेगा तो 1, MKS रहेगा तो 9 × 10⁻9 पुट करके सिंप्लीफाई करो, टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन दे दिया तो हम लोग किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। अब देखो, अगर किसी को क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके दे सकता है, चेंजिंग थोड़ा सा करके क्या दे सकता है, एक और क्वेश्चन देता है जिसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देता है जिसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू, अच्छा इसका एप्लीकेशन देखो, इसका एक और एप्लीकेशन क्या था क्वेश्चन का, अगर सर्कुलर रिंग को इस तरह से रखते हैं हम लोग, ये उसका एक्सिस हो गया, इसका चार्ज था Q, यहाँ पर -Q नॉट रखेंगे, -Q नॉट, ये रेडियस हो गया R। अगर यहाँ -Q नॉट रखेंगे तो ऑसिलेशन करेगा लाइक दिस, अप एंड डाउन ऑसिलेशन करेगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर Q नहीं है, माइनस नहीं रख करके +Q नॉट रखते हैं। ठीक है, तो +Q नॉट को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इन दिस साइड। दिस फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू Q नॉट इंटू E हमको पता है, E का वैल्यू अभी लिखे हम लोग, KQX डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस x हो गया, मान लो ये डिस्टेंस x हो गया। तो अब बताएगा कि अगर ये रिंग इसको यहाँ पर रोक करके रखा है, ये रिंग क्या कर रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, तो Q नॉट को यहाँ पर स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में रखा है, स्टेशनरी है वो, तो मास कितना होगा ये बता दो। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वेट क्या होगा mg। अगर ये सफिशिएंट फोर्स mg को बैलेंस कर दिया तो ये Q नॉट यहाँ पर रेस्ट में होगा। ठीक है, तो या फिर हमको बोलेगा कि मैक्सिमम कितना मास को हम लोग यहाँ पर रोक करके रख सकते हैं। मैक्सिमम मास अगर पूछा जिसको हम लोग रेस्ट में रख सकते हैं, उसके लिए E का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और E का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा अभी हम लोग देखें। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E यहाँ पर पुट करेंगे, Q नॉट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इस E के मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो M का वैल्यू आएगा, दैट विल बी द मैक्सिमम मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल दैट कैन बी केप्ट एट रेस्ट एट दिस पॉइंट। तो उसके लिए भी हम लोग डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला बताएं उसको यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देता है, देखो ये चार्ज Q है, तो यहां से एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग अनदर चार्ज पार्टिकल को एट सम डिस्टेंस, यहां से सम डिस्टेंस में लेकर के गए, सपोज ये डिस्टेंस y हो गया, y डिस्टेंस में ले गए, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल हुआ, दिस चार्ज पार्टिकल इज सपोज -Q नॉट। ठीक है, या +Q नॉट हो गया, -Q नॉट बोलो या +Q नॉट बोलो, तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स जो होगा, ये दोनों मिलकर के मैक्सिमम फोर्स जो अप्लाई करेगा कहां पर होगा, एट विच पॉइंट द फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो अगर हम लोग बोले ये वाला चार्ज पार्टिकल तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टिंग अट्रैक्शन कहां होगा, इस तरफ होगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये y इज सपोज नॉट वेरी स्मॉल, तो अगर ये y इज वेरी स्मॉल हो जाएगा तो फिर ये चार्ज पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करने लगेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ सकता है तुम लोगों से, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी फॉर्मूला देखें हम लोग, उस फॉर्मूला में पुट कर देना, पुट करके वहां से सिंपलीफाई करना, सिंपलीफाई करके देखोगे जो वैल्यू आएगा वहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये भी Q है, ये भी Q है, तो फिर हम लोग इसको एक इमेजिनरी रिंग बना देते हैं, एक इमेजिनरी रिंग बना दो। ठीक है, तो इस इमेजिनरी रिंग के हिसाब से अगर ये वाला लाइन देखेंगे तो ये इसके एक्सिस के ऊपर आ गया, अगर इसके एक्सिस के ऊपर आएगा तो फिर किस पॉइंट पर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग मैक्सिमम होता है, ये बताओ। मैक्सिमम होता है व्हेन दिस डिस्टेंस x की जगह y से रिप्रेजेंट करें, तो ये डिस्टेंस y किसके बराबर हो जाएगा, नाउ दिस y विल बी इक्वल टू r/2। ठीक है, तो जनरली ये डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ रहता है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ रहता है। तो हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैक्सिमम कहां पर होगा,
इस चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगा? E will be maximum when y is r by root 2. अब यहां से बताओ r इक्वल टू कितना होगा? दिस d is r plus r अकॉर्डिंग टू द रिंग, तो 2r इक्वल टू d हो गया। तो d इक्वल टू कितना? r इक्वल टू होगा d by 2, r की जगह में d by 2 पुट कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा d by 2 रूट 2। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको भी हम लोग डिफरेंशिएशन करके बहुत लेंथी प्रोसेस में जाते हैं, जिसको हम लोग वन लाइन में इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, वन लाइन में इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। कैसे? ये क्यू है, ये क्यू है, दोनों आइडेंटिकल चार्ज अगर होगा तो ही ये हो सकता है, याद रखना। अगर आइडेंटिकल चार्ज हुआ तो इसको अगर हम लोग एक रिंग बना देंगे तो इस रिंग के एक्सिस के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, मैक्सिमम फोर्स कहां पर होगा? y विल बी इक्वल टू r by root 2, r का वैल्यू पुट करो d by 2 रूट 2, तो मैक्सिमम फोर्स विल बी d by 2 रूट 2। ठीक है, तो अगर ये चार्ज y का वैल्यू वेरी स्मॉल होता है तो फिर ये चार्ज पार्टिकल, अगर y स्मॉल नहीं हुआ तो ये चार्ज पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेशन करेगा, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अगर ये y वेरी स्मॉल हो जाता है तो ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा, ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा, ओके सॉरी ऑसिलेशन बोले एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? अभी फॉर्मूला हम लोग रिंग के लिए देखें, वहां पर पुट करना, सिर्फ ध्यान क्या रखना, वहां पर क्यू था चार्ज ऑफ द रिंग, यहाँ पर चार्ज ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ द रिंग विल बी इक्वल टू 2q, वहां r का रेडियस, यहाँ पर r की जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग? d by 2। ओके, तो सेम फॉर्मूला में r की जगह में d by 2 पुट कर दो, रिंग के चार्ज की जगह में 2q पुट कर दो, पुट करके सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन है रिंग के तरह से चेंज करके, लेकिन हाँ याद रखना ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज होना चाहिए तो ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाता तो फिर रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी के लिए डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर डायरेक्शन इस तरफ से या इस तरफ से रहेगा, बिकॉज इन दैट केस इट विल बिहेव लाइक अ डाइपोल। इफ वन इज गिवन पॉजिटिव अदर इज गिवन नेगेटिव, तो इट विल बिहेव अ डाइपोल। डाइपोल के लिए रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी के एक्सिस के बराबर नहीं होता, वो चेंज हो जाता है। वो हम तुम लोगों को डाइपोल के टर्म्स में बताएंगे, डाइपोल जब पढ़ाएंगे तो डाइपोल के कंडीशन में भी ये सारा आएगा, तो वहां पर भी डाइपोल का हम लोग किस तरह से वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर सिखाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, वो डाइपोल हम तुम लोगों को पोटेंशियल के साथ बताएंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। अब एक क्वेश्चन देता है तुम्हारा, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड दे दिया तो ऑन इट्स एक्सिस के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए देगा तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड दिया हुआ है, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, इसका लेंथ दे दिया हुआ है l, तुमको बोला इसके एक्सिस के ऊपर किसी एक पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग वेरी स्मॉल लेंथ कंसीडर करते हैं dx, वो dx के लिए यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा दैट इज E। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर +1 रख करके चेक कर लो, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, उस तरफ रहेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सपोज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोग लिखो यहाँ से, ये डिस्टेंस मान लो x कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, एनीवे। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या आएगा, हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, स्मॉल लेंथ के लिए चाहो अगर डिड्यूस करना तो डिड्यूस करके देख सकते हो, ये डिडक्शन हर बुक में मिल जाता है तुम लोगों को, हम लोगों को यहाँ पर डिडक्शन से काम नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इंटू लैम्डा इंटू 1 बाई x माइनस 1 बाई l प्लस x, 1 बाई x माइनस 1 बाई l प्लस x। तो ये वाला आ गया तुम्हारा कॉर्नर, ये कॉर्नर का डिस्टेंस हो गया तुम्हारा x, और यहाँ से लेके ये कॉर्नर का डिस्टेंस हो जाएगा l प्लस x, तो 1 बाई x माइनस 1 बाई l प्लस x होता है। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए डिस्टेंस जब लिखोगे तुम लोगों का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 बाई r स्क्वायर आता है ना, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 बाई r, तो उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा, एक लिमिट ये जाएगा दूसरे लिमिट के लिए, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला होता है 1 बाई x माइनस 1 बाई l प्लस x। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर A होगा, ये पॉइंट B होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस अगर O बोलोगे तो पहले आएगा OA फिर आएगा OB, ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। से फॉर एग्जांपल एक बार क्वेश्चन दिया हुआ था तुम लोगों का इस तरह से,
यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बोल दिया ये डिस्टेंस, this is kept horizontal rod is kept along the x axis such that this end is at the origin. Okay, so length of the rod is given as L, ये length of the rod दिया हुआ है। अब x इक्वल टू 0 पॉइंट से 2L डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए दिया 2L डिस्टेंस में। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 2L होगा, ये L है तो ये वाला भी L होगा। ओके, तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो कितना होगा, इफ दिस गिवन एज पॉजिटिव चार्ज, सपोज पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, या फिर हम लोग बोलते हैं इसका चार्ज हो गया तुम्हारा Q, Q इज गिवन, ओके, लेंथ इज गिवन। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बता दो। अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, इस तरफ होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E। E का फॉर्मूला बताओ, E का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू K इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 बाई OA माइनस OB, है ना। OA मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 बाई L, OB मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2L। सिंपलीफाई करो, K की जगह पुट कर दो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा Q बाई L, Q चार्ज है Q बाई L, इसको सिंपलीफाई करो 2L एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1 माने 1 बाई 2L, तो कितना आ जाता है बताओ, आंसर विल बी Q डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑन द एक्सिस। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका डेरिवेशन करके सिंपलीफाई करने में बहुत लंबा सा कैलकुलेशन आ जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, उतना टाइम हम लोगों को देने का जरूरत नहीं है। हमारा टाइम लिमिट पहले की तरह है 30 सेकंड है, हर क्वेश्चन को हम लोग 30 सेकंड के अंदर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमारा ये डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू x पुट कर दो, पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, सपोज इसी को अगर हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया, ये एक सेमी इनफाइनाइट रॉड हो गया, सपोज सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए हम लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखे हैं, लेकिन सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए अगर ऑन द एक्सिस किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए दे देगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज चला गया पॉजिटिव 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 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी चला गया। अब यहाँ पर हम लोगों को बोल दिया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस L, लेकिन इसका लेंथ तो इंफिनिटी हो गया है ना, तो ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया A, और B कहां पर है, इंफिनिटी में है। ओके, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया E इक्वल टू फार्मूला लिखो K लैम्डा या यहां से पुट करो K लैम्डा इनटू 1 बाई x, x मतलब कितना L, OA। दूसरा वाला क्या है 1 बाई L प्लस x कितना है OB। तो यहां से बताओ O से लेकर के A तक का डिस्टेंस तो L है, L पुट करेंगे, लेकिन O से लेकर के B तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज इंफिनिटी, है ना। तो यहां पर इंफिनिटी पुट करो 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0, ये हो गया 0, बचेगा कितना 1 बाई L। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इक्वल टू K लैम्डा बाई L, K लैम्डा बाई L। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर रहा तो उसके लिए भी ऑन द एक्सिस, सेमी इनफाइनाइट रॉड अगर रहा उसके लिए भी ऑन द एक्सिस किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। बट इन दैट केस ये वाला कॉर्नर का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक L होगा, और दूसरा वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये पोर्शन चला गया, कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई x के जगह में जो डिस्टेंस दिया रहेगा उसको पुट करो, फिर आंसर विल बी K लैम्डा बाई L। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स रहा, कुछ ट्रिक्स रहा, कुछ क्वेश्चंस रहा जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पढ़े हैं। होपफुली अगर ये सारा वीडियो से जितना सारा प्रैक्टिस किया गया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया गया है, उसको अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस है उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल के साथ रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग पोटेंशियल को पहले समझ लेंगे। पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से रहता है, उसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है, उसका भी बहुत सारे इक्वेशंस है, वो सारे इक्वेशंस क्या है वो जान लेंगे। उसके बाद फील्ड और पोटेंशियल के कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उसको भी हम तुम लोगों को सिखाएंगे। उसके लिए इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक तुम लोगों को देंगे उसमें पोटेंशियल और फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, पोटेंशियल रहेगा, डाइपोल रहेगा और गॉसेस थ्योरम रहेगा, तो उसको भी हम देंगे। तो उसमें तुम लोगों को बाकी का प्रॉब्लम देखना सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर होपफुली कि तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके, आज के लिए यही रहने दो। थैंक यू वेरी मच।